नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, रामदेव की कोरोनिल को बढ़ावा देने पर आईएमए का हर्षवर्धन पर करारा हमला। सीबीआई का चुनावी एजेंडा बिना प्रमाण के ममता के परिवार पर निशाना साधा। पश्चिमी यूपी में बीजेपी नेताओं का जबरदस्त विरोध, जाट इलाकों में घुसना मुश्किल। बीजेपी ने पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिराई, मुख्यमंत्री नारायणसामी का इस्तीफा। उन्नाव की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों पर एफआईआर, धमकाने की कोशिश। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। WHO द्वारा कोरोनिल को लेकर सफाई के बाद अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने पतंजलि के दावे पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। डॉक्टरों की इस एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के कोरोना दवा के लॉन्च में उपस्थित होने पर तीखे सवाल किए हैं। IMA ने कहा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की संहिता के अनुसार कोई भी डॉक्टर किसी भी दवा को प्रमोट नहीं कर सकता है और ये आश्चर्य की बात है कि स्वास्थ्य मंत्री, जो कि खुद एक आधुनिक चिकित्सा डॉक्टर हैं, दवा का प्रचार करते हुए पाए गए। IMA ने कहा कि हम WHO की प्रामाणिकता को लेकर किए गए झूठे दावों से अचंभित हैं, वो भी स्वास्थ्य मंत्री की उपस्थिति में। IMA ने इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से कुछ सवाल किए हैं। IMA ने पूछा है, देश के स्वास्थ्य मंत्री होते हुए क्या ये उचित है कि आप देश के सामने गलत झूठी दवा जारी करें जो अवैज्ञानिक तरीके से बनाई गई हो? किसी अवैज्ञानिक प्रोडक्ट को देश के सामने गलत तरीके से प्रचारित करना कितना सही है? और क्या आप इस दवाई के लिए किए गए ट्रायल के बारे में पूरी जानकारी दे पाएंगे कि ये कब किया गया, कितने लोग शामिल थे और कहाँ किया गया? और देश के स्वास्थ्य मंत्री होते हुए क्या आप बाबा रामदेव के द्वारा आधुनिक दवाइयों को मेडिकल आतंकवाद कहे जाने को लेकर सफाई दे सकते हैं? इसी प्रकार के कई और सवाल IMA ने देश के स्वास्थ्य मंत्री से पूछे हैं। बता दें कि 19 फरवरी को योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि ने दावा किया था कि उसने कोरोना की दवा की खोज कर ली है। उसने ट्वीट करके कहा था कि गौरव का क्षण, कोरोना की दवा बनाने की पतंजलि के वैज्ञानिकों की कोशिश आज कामयाब हो गई। रामदेव ने दावा किया कि कोरोना पर कंपनी के 25 शोध प्रबंध यानी रिसर्च पेपर हैं, इसलिए पतंजलि पर अब कोई सवाल नहीं कर सकता। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। जहां पर बैठकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहीं उसके पीछे एक पोस्टर लगा था जिस पर लिखा हुआ था, कोरोनिल दवा COPP और WHO GMP द्वारा प्रमाणित। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की ओर से सफाई दी गई कि उसने ऐसी कोई दवा प्रमाणित नहीं की है। तो पूरी रामदेव की ये जो कोरोनिल पार्ट 2 था, सिक्वल 2 था, उसकी पोल खुल गई है। उस पर तरह तरह से सवाल उठ रहे हैं। उसके पहले से ही संदिग्ध होने का खतरा था, अंदेशा था, और वो सही साबित हो रहा है कि जब उन्होंने WHO का नाम पीछे बैनर में लगाया तभी ये लोगों को खटका कि WHO ने कैसे सर्टिफाई कर दिया होगा। लेकिन जब हंगामा मचा तो इसके बालकृष्ण नाम के जो एक जीव हैं, पतंजलि के अधिकारी हैं, उन्होंने कहा, सफाई दी। लेकिन पूरा मीडिया, जो गोदी मीडिया है, वो रामदेव की इस दवा को प्रचारित करता रहा कोरोना की दवाई के रूप में। लेकिन सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक है, जिस पर IMA ने भी इशारा किया है, तो सवाल किए हैं और बहुत ही कड़े ढंग से सवाल किए हैं स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का खुद वहां उपस्थित होना, जबकि वो जानते हैं कि ये दवा पूरी तरह से अवैज्ञानिक है, ये फर्जी है, इसमें किसी तरह से कोरोना की इलाज की कोई खूबी नहीं है। और ये जो शोध प्रबंधों की बात कर रहे हैं, रिसर्च पेपर की बात कर रहे हैं, उनका भी कोई प्रमाण नहीं है। तो एक अवैज्ञानिक दवा को इस तरह से प्रमोट करना, खासतौर पर तब जब वो खुद भी एक डॉक्टर हैं, तब ये काम कर रहे थे, तो और भी ज़्यादा अनैतिक हो जाता है, ये मामला अनएथिकल हो जाता है। और इसलिए जाहिर है कि अगर देश का स्वास्थ्य मंत्री ही इस तरह के हथकंडों वाले किसी कारोबारी
कि इस तरह की दवाओं को बार बार लॉन्च करना, कोरोना की दवाई बताते और ख़ासतौर पर जब पूरा देश महामारी से जूझ रहा हो तब इस तरह की भ्रामक दवाइयों को मार्केट में ले जाना, लोगों को गुमराह करना आपत्तिजनक है। और आईएमए ने बहुत सही ढंग से सही निशाना साधा है और स्वास्थ्य मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए रामदेव और उनकी कंपनी के खिलाफ, क्योंकि जो दावे किए जा रहे हैं वो दरअसल सही नहीं है, बल्कि उनकी दवा तक में लिखा है सहायक दवा, यानी सपोर्टिव मेडिसिन है वो दवाई इलाज के लिए है ही नहीं। कोई इलाज चल रहा हो उसमें सहयोग कर सकती है, वो भी कर सकती है, नहीं करती है कर सकती, इसको भी प्रमाणित होना है। ये रामदेव एंड कंपनी दावा कर रही है, इसकी सच्चाई संदिग्ध है। अगली खबर लेने से पहले दो छोटी छोटी सी गुजारिशें। पहली बात तो ये है कि आप चाहते हैं कि देश में स्वस्थ पत्रकारिता, स्वतंत्र पत्रकारिता फले फूले, तो उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा, उसको सपोर्ट देना पड़ेगा, आर्थिक सहयोग देना पड़ेगा। सत्य हिंदी भी आप जानते हैं कि स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहा है, सत्ता के एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाता है, सत्ता से सवाल करता है। ऐसे में अगर आप सत्य हिंदी का सपोर्ट करेंगे, उसकी सदस्यता ग्रहण करके, तो निश्चित रूप से सत्य हिंदी और बेहतर ढंग से आपकी सेवा कर सकेगा, आपको अच्छी और सच्ची खबरें दे सकेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि फौरन इसकी सदस्यता ग्रहण कर लें। और दूसरा निवेदन ये है कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है, आप उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या फिर इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसके लिए भी लिंक मौजूद है, उसको क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए। उम्मीद है कि ये दोनों काम आप जरूर करेंगे। अगली खबर लेते हैं। लगभग हर राज्य के चुनाव की तरह पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी सीबीआई ने बीजेपी की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले ही सीबीआई ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता अभिषेक बनर्जी के घर सीबीआई पहुंची और उनकी पत्नी से कोयला तस्करी मामले की जांच में शामिल होने को कहा है। समझा जाता है कि इस कार्रवाई के बाद राज्य में राजनीतिक माहौल गरमाएगा और आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू होगा। सीबीआई इसी मामले में आज अभिषेक बनर्जी की साली के घर भी पहुंची, तो अभिषेक बनर्जी की पत्नी से 23 फरवरी को पूछताछ की जानी है। उन्होंने सीबीआई को चिट्ठी लिखकर कहा है कि 23 फरवरी को सीबीआई के अधिकारी उनके घर पर आकर पूछताछ कर सकते हैं। बता दें कि सीबीआई ने पूर्वी कोल फील्ड लिमिटेड के कुनस्तोरिया और कजोरिया कोयला क्षेत्रों से अवैध खनन और कोयले की चोरी की जांच के लिए पिछले साल नवंबर में मामला दर्ज किया था। इस मामले में एजेंसी जांच कर रही है। आरोप यह है कि कोयला माफिया ने बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को नियमित रूप से रिश्वत दी। आरोप यह भी है कि रिश्वत की राशि को पार्टी के युवा नेता विनय मिश्रा के माध्यम से चलाया गया, जो मामले में जांच के दायरे में है, फिलहाल फरार हैं। एजेंसी ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया हुआ है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी से सीबीआई आखिरकार पूछना क्या चाहती है या क्या उसे उस केस से उनका कोई संबंध मिला है। टीएमसी का कहना है कि यह सब बदले की राजनीतिक भावना से किया जा रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था, जिसको लेकर कोर्ट ने शाह या शाह के वकील को आज यानी 22 फरवरी को पेश होने के लिए भी कहा था। बस कोर्ट के सम्मन के बाद ही अगले दिन सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी और साली को कोयला खनन मामले में सम्मन जारी कर दिए हैं। तो इसी साल नवंबर में, पिछले साल नवंबर में ये मामला दर्ज कराया गया। पश्चिम बंगाल का चुनाव बिल्कुल करीब था और अब अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के बाद दूसरे बड़े महत्वपूर्ण नेता माने जाते हैं, उनको टारगेट करके सीबीआई को छोड़ दिया गया है। और सीबीआई तो आप जानते हैं पिंजरे में बंद तोता है, पालतू कुत्ता है, जिसको जहां दौड़ा दिया जाता है, जिस पर भौंकने के लिए कह दिया जाता है, वो भौंकने लगती है। तो ये सीबीआई यही करने पहुंची है। ध्यान रहे कि मुकुल रॉय, शुभेंदु जो अभी दल बदल कर गए हैं बीजेपी में, इन सब पर बहुत ही गंभीर मामले थे घोटाले के, और उस घोटाले के मामले होने के बावजूद उनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं की गई और उन्हें तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लिया गया। और मुकुल रॉय के खिलाफ आज तक सीबीआई और किसी दूसरी जांच एजेंसी ने चू भी नहीं किया। लेकिन ठीक चुनाव के मौके पर टारगेट किया जा रहा है और स्पष्ट रूप से इसमें राजनीतिक भावना है, राजनीतिक उद्देश्य ही काम कर रहे हैं, चुनावी उद्देश्य काम कर रहे हैं। और ये हमने एक एक राज्य में, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान,
तमाम राज्यों में देखा है कि चुनाव के वक्त ये एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं और उन नेताओं को टारगेट करने लगती हैं जिन्हें या तो पार्टी में मिलाना है या जिन्हें कमज़ोर करना है। तो ये एक अभियान के तहत सीबीआई, ईडी वगैरह काम करती हैं। इसलिए ये विशुद्ध रूप से एक चुनावी एजेंडे का हथकंडा है और इसे इस रूप में देखा जाएगा। इससे ममता बनर्जी कैसे निपटती हैं, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। अगली खबर लेते हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली पुडुचेरी की वी नारायणसामी सरकार विधानसभा में विश्वास मत हासिल नहीं कर सकी है। सोमवार को विधानसभा में भाषण देने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों के साथ विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं वे लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे और लोग उन्हें अवसरवादी कहेंगे। मुख्यमंत्री वी नारायणस्वामी ने थोड़ी देर बाद राज्यपाल से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कई विधायकों के इस्तीफे देने के कारण सरकार मुश्किलों से घिर गई थी। रविवार को भी कांग्रेस के 2 और विधायकों ने पार्टी छोड़ दी थी। इनमें 4 बार के विधायक लक्ष्मी नारायण और डीएमके के विधायक वेंकटेशन शामिल थे। इसके बाद 30 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस डीएमके सरकार के पास सिर्फ 11 विधायक रह गए थे। विधानसभा की प्रभावी संख्या 26 रह गई थी। ऐसे में बहुमत के लिए 13 विधायकों की जरूरत थी। विधायकों के इस्तीफे के कारण सरकार अल्पमत में आ गई थी और राज्य की नवनियुक्त गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन ने बहुमत परीक्षण करने का आदेश दिया था। तो ये चुनाव के ठीक पहले, जैसे ये 7वां राज्य है बीजेपी का जहां पर उसने सरकार गिराने, तोड़ने, अपनी सरकार बनाने की साजिश रची है। उसमें गवर्नर को भी शामिल किया है। किरण बेदी शायद इसमें शामिल नहीं होनी चाहती होंगी, इसलिए उनको तुरंत रातों रात हटा दिया गया और उनके बजाय दूसरे को वहां पर बैठा दिया गया और पार्टी तोड़ी गई। एक एक करके 4 एमएलए तोड़े गए और 3 चूंकि नॉमिनेटेड एमएलए होते हैं जिनको केंद्र सरकार नॉमिनेट करती है, उसके बेसिस पर अल्पमत साबित कर दिया गया इस सरकार को और वी नारायण स्वामी की सरकार वहां गिर गई। अब देखना यह है कि बीजेपी क्या करती है आगे। अब चुनाव ही है अप्रैल में और चुनाव में जनता इस पूरी घटना को किस तरह से इस पर रिएक्ट करती है। वो कांग्रेस को दोबारा बहुमत देती है या फिर बीजेपी की इस तोड़फोड़ की राजनीति वहां भी अपना झंडा गाड़ती है। अगली खबर लेते हैं। किसान आंदोलनों की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट बहुल इलाकों में बीजेपी का जबरदस्त विरोध हो रहा है और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी से जुड़े जाट नेताओं का तो अपनी ही बिरादरी के बीच में उठना बैठना मुश्किल हो गया है। मुजफ्फरनगर के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान रविवार को बीजेपी आलाकमान के आदेश पर शामली के एक गांव में किसानों के बीच पहुंचे थे, लेकिन उन्हें किसानों ने घेर लिया। उनसे गन्ने के समर्थन मूल्य, पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कब लागू होगी जैसे तीखे सवाल पूछे गए। किसानों ने कहा कि वे केंद्र तक उनकी आवाज को पहुंचाएं। बालियान जब ऐसी ही एक बैठक से निकल रहे थे तो उनके मुर्दाबाद के नारे लगे। 2019 के चुनाव में इस सीट से दिग्गज नेता चौधरी अजित सिंह को हरा चुके हैं और लगातार 2 जीत हासिल कर चुके हैं। बालियान को यह कतई उम्मीद ऐसी नहीं रहेगी कि उनके साथ ऐसा व्यवहार होगा। संजीव बालियान खाप पंचायतों से मिलने पहुंचे, लेकिन खापों ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया। 12 गांव की जावला खाप पंचायत के चौधरी सचिन जावला ने कहा कि उनसे मिलने के लिए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान आए हैं, लेकिन हमने उनसे मिलने से मना कर दिया क्योंकि इसके जरिए सरकार दिखाना चाहती है कि खाप एकजुट नहीं है और सरकार से मिल रहे हैं। 84 गांव की खाप देश खाप के चौधरी सुरेंद्र चौधरी ने भी कहा कि उन्होंने बीजेपी नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो बच्चे नहीं हैं जिनको कानून के फायदे बताए जाएं। अगर वो समझाना चाहते हैं तो संयुक्त किसान मोर्चे को समझाएं। इसी प्रकार से बाकी खापों ने भी बीजेपी नेताओं से मिलने से इनकार किया, जिससे बीजेपी की चिंताएं बढ़ रही हैं क्योंकि आने वाले जिला पंचायत के चुनाव में बीजेपी को हार का डर सता रहा है और इससे पहले पश्चिमी यूपी की 26 में से 25 पर
जिला पंचायतों में बीजेपी द्वारा समर्थित उम्मीदवार ही जीते थे, लेकिन अब ये मुश्किल लग रहा है क्योंकि 18 सीटों पर तो जाटों का वर्चस्व है। तो अब बीजेपी के हाथ पांव फूलने लगे हैं, चुनाव आ गए हैं, चुनाव लड़ना है और पूरी फिजा पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बीजेपी विरोधी बन गई है और ये विरोध धीरे धीरे दूसरे हिस्सों में भी फैल रहा है। चुनाव अगले साल जो विधानसभा चुनाव उनके आते आते तक स्थिति क्या बनेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें बीजेपी नेताओं के लिए पैर रखने की गुंजाइश नहीं बची है। उनके हाथ से ज़मीन, उनके पैर के नीचे से ज़मीन निकलती जा रही है। किसान उनसे बुरी तरह नाराज हैं। केंद्र सरकार सोच रही है कि ये नेता उनको समझा पाएंगे, लेकिन वो नेता इनसे ज़्यादा समझदार हैं और ये कह रहे हैं संयुक्त मोर्चा से जाकर संयुक्त किसान मोर्चा से बात कीजिए, उनको समझाइए और इन कानूनों को वापस लीजिए। स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसको लागू कीजिए और जो मांगे हैं उन्होंने दोहराई हैं। तो ये अच्छी बात है कि किसान एकजुट हैं और सरकार उनको तोड़ने में कामयाब नहीं हो पा रही है। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश सरकार रिपोर्टिंग करने वालों को डरा रही है। उन्होंने ये आरोप तब लगाया जब उन्नाव मामले में रिपोर्टिंग के लिए बरखा दत्त की मोजो स्टोरी पर FIR दर्ज की गई है। मोजो स्टोरी के ट्विटर हैंडल सहित 8 इसी तरह के ट्विटर हैंडल के खिलाफ केस किया गया है। FIR में मोजो स्टोरी का नाम आने पर इसकी संपादक बरखा दत्त ने कहा है कि रिपोर्टिंग के सभी पत्रकारी सिद्धांतों का पालन करने के बावजूद FIR दर्ज की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये पूरी तरह से धमकाने का प्रयास है। वैसे वो पहली पत्रकार नहीं है जिन्होंने ऐसे आरोप लगाए हैं। इससे पहले भी मनदीप पुनिया, सिद्दीकी कप्पन, राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे जैसे कई पत्रकारों पर अलग अलग मामलों में FIR दर्ज की जा चुकी हैं और इन मामलों में भी सरकार और पुलिस पर ऐसे ही आरोप लगाए गए। ताजा मामले को लेकर उन्नाव पुलिस ने 8 ट्विटर हैंडल के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्नाव पुलिस ने उन पर आरोप लगाया है कि 3 दलित लड़कियों को कथित रूप से जहर देने के बारे में फर्जी कहानियां फैलाई गई। पुलिस ने कहा कि ट्विटर हैंडल से झूठी जानकारी फैलाई गई है कि लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं पाया गया था। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने कहा कि यह भी झूठी खबर फैलाई गई कि दोनों लड़कियों का अंतिम संस्कार उनके परिवारों की सहमति के बिना किया गया, जिसका भी पुलिस द्वारा खंडन किया गया था। इसी के बाद FIR दर्ज कराई गई है। तो पुलिस और खासतौर से उत्तर प्रदेश की पुलिस सीधे सीधे टारगेट कर रही है उन पत्रकारों को जो उसको बेनकाब कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश कर रहे हैं, उस पर पूरी कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। और न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि केंद्र सरकार भी यही कर रही है और जहां जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं वो इसी तरह से टारगेट कर रही हैं पत्रकारों को, क्योंकि वो पत्रकार उन्हें सहन नहीं हो रहे हैं, जो गोदी मीडिया की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं, जो उनके नरेटिव को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं और तमाम तरह से उनके करतूतों का पर्दाफाश कर रहे हैं। तो ये एक और अटेम्प्ट है और निश्चित रूप से इससे भारत में लोकतंत्र, भारत में मीडिया की आज़ादी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जगत पर और भी प्रश्न खड़े होंगे। भारत की छवि वैसे ही पिछले 3-4 सालों में ध्वस्त हो चुकी है, बुरी हो चुकी है, कलंकित हो चुकी है इन सरकारों के कामकाज रवैये की वजह से, और इस तरह की घटनाओं का सिलसिला रुक नहीं रहा है। तो ये एक चेतावनी है कि भारत में लोकतंत्र किस स्थिति में पहुंचाया जा रहा है और जो इमरजेंसी का राग अलापते रहते हैं, उसको कोसते रहते हैं, वही लोग इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।